अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कुछ न्यू कमांड्स पढ़नी है लिनक्स की। कल तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, फाइल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट हमने कमांड पढ़ी थी, कितने तरीके होते हैं फाइल्स क्रिएट करने के। एको कमांड डिस्कस की थी और भी बहुत सी बेसिक और जनरल कमांड होती हैं लिनक्स के अंदर, हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम मजीद कमांड है वो बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर कोई हमने जिस तरह हमने पढ़ा था कि विंडो के अंदर उसको क्या कहते हैं, विंडो के अंदर हम किसी भी चीज किसी भी सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने लिनक्स के अंदर तो किस तरह करेंगे। तो लिनक्स के अंदर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई आपने पैकेज इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट कमांड होती हैं। यहाँ पे देखो, आपको फाइल नजर आ रही होगी यहाँ पे, टू इंस्टॉल और रिमूव सॉफ्टवेयर और पैकेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इस तरह होता है। आपके दो कमांड होती हैं, या तो आप एपी कमांड चलाओगे या आप यम कमांड चलाओगे। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपने लिनक्स मशीन के ऊपर या तो आप एपीटी कमांड चलाओगे या आप यम कमांड चलाओगे। इन दोनों में से एक कमांड चलती है। लाइक जिस तरह हम आज जो लैब करेंगे वो हम EC2 बना के करेंगे, और EC2 के अंदर हम जो AMI या उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम चूज करेंगे अमेजोन लिनक्स वाला। तो अगर हम अमेजोन लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमारे पास कमांड चलती है वो यम वाली कमांड चलती है। जिस तरह हमने आज कल तक जो लैब की वो हमने की थी, मैंने आपको उबंटू के ऊपर करके दिखाई थी। ठीक है, जो मेरे पास चल रहा है WSL उबंटू चल रहा है, मैंने उसके ऊपर कमांड करके दिखाई थी। तो वहां पे जो मेरे पास कमांड चलती है वो चलती है APT कमांड। इस तरह डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं AWS के, कुछ के ऊपर आपके पास यम कमांड चलेगी और कुछ के ऊपर आपके पास APT कमांड चलेगी किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं मेरे पास उबंटू भी है मेरी मशीन के ऊपर, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मैं APT कमांड चलाऊंगा, यम कमांड नहीं चलेगी, मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो क्योंकि खैर यहाँ से हम उसको लैब नहीं परफॉर्म करेंगे। आज जो हम लैब परफॉर्म करेंगे वो हम EC2 बना के करेंगे। तो पहले हम EC2 मशीन को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम लैब को परफॉर्म करते हैं। ये देखिए जी, हमने अपनी वर्चुअल मशीन या हमने EC2 क्लाउड के ऊपर हमने क्रिएट कर लिया लिनक्स सर्वर के नाम से। अब इसको रिमोटली एक्सेस करके इसके ऊपर ही तमाम कमांड हम रन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो इस रनिंग फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से। अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है, किस तरह क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास जो प्रीवियस वीडियोज हैं क्लाउड प्रैक्टिशनर के, वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने सारा आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे अपने सर्वर का। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसको पुटी के थ्रू एक्सेस करते हैं। आप सबके पास पुटी होगा तो मैंने आपको वो भी बताया आपने किस तरह उसको इंस्टॉल करना था, हमने लास्ट क्लास में आई थिंक इस पर डिस्कस किया था। पब्लिक आईपी कॉपी कर दें, दोबारा वही चीज़ें इसको रिपीट हो रही है हमारे पास। ब्राउज में जाके जो मैंने एक प्राइवेट फाइल जनरेट की थी की पेयर, उसको यहाँ आपने अपलोड कर दिया। इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए मैंने अपने वर्चुअल मशीन को भी एक्सेस नहीं किया। अभी इसको मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा, EC2-यूजर। ठीक है, एंटर करना है आपने। और मैंने अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लिया। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो सिर्फ पब्लिक आईपी आ रहा है, सॉरी प्राइवेट आईपी आ रहा है। ये देखो यहाँ पे प्राइवेट आईपी आ रहा है 172.31.22.101। तो यहाँ पे भी देखो ये प्राइवेट आईपी यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड पे, जहाँ पे मेरा माउस है 172.31.22.101 ये वाला। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपने सक्सेस कर लिया। अब स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए सारी चीजें। ठीक है भाइयों, तो यहाँ से चले स्टार्ट करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, एलएस करते हैं। बाइट फोर मैं कहाँ पे हूँ, EC2 यूजर के अंदर हूँ। अगर आपने अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी होगी मैं किस लोकेशन के ऊपर बैठा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड हमने पढ़ी थी PWT वाली, ये चलानी पड़ेगी। आपको बता देगा कि आप इस वक्त किस फोल्डर के अंदर हैं या कहाँ पे काम कर रहे हैं बैठ के। तो सबसे पहले मैं रूट यूजर बन जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी यहाँ पे काम परफॉर्म करूंगा तो मुझे वो परमिशन नहीं देगा। ठीक है, लाइक किस तरह परमिशन नहीं देगा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलें इस रूट यूजर बनने जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम साथ साथ कमांड भी देखते हैं हमने कौन सी कमांड रन करनी है। देखो, अब हम कोई कुछ सॉफ्टवेयर हमने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है इंटरनेट, तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये कमांड नहीं चलेगी, APT वाली कमांड नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो कमांडें चलती है उबंटू के ऊपर, आप ये आप चलाएंगे तो वहां पे चलेगी। अभी हम जो है अमेजोन लिनक्स यूज कर रहे हैं या कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है वो होती है यम इंस्टॉल। ठीक है, अगर आप APT लिख रही हो तो APT के साथ अपाचे 2 आएगा वेब सर्वर के लिए, लेकिन अगर आप यम लिख रहे हो तो उसके साथ HTTPD आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस, बाकी डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। बाकी देखो, APT अपडेट यम अपडेट, APT अपग्रेड यम अपग्रेड,
apt remove एंड yum remove। तो बाकी चीजें सेम ही है, सिर्फ जो है ना उसके शुरू वाले में एक या apt लगेगा या yum लगेगा आपके पास। तो उसको देख लेते हैं हम, यहाँ भी इसको वन बाय वन रन करके देखते हैं। ये अपाचे लिनक्स में वेब सर्वर ही होता है ना? जी, ये वेब सर्वर होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कमांड लाते हैं yum इंस्टॉल httpd, ठीक है। यहाँ मैं इसको -y लिख दें आप। -1 अगर नहीं लिखेंगे तो वो आपसे पूछेगा कंफर्मेशन के लिए आप वाकई इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझसे ना पूछे डायरेक्टली, तो हम जिसे इंस्टॉल कर दें मेरे सिस्टम के ऊपर, तो आप लास्ट पे -y लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो इट्स ओके। अब देखो यहाँ मैंने डायरेक्टली कमांड लाई तो नहीं चली, क्यों? मुझे यहाँ ये बता रहा है कि अंडर द रूट यूजर ऑन मोस्ट सिस्टम्स, मुझे कह रहा है कि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये परमिशन नहीं है कि आप ये कमांड चला सको, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर रूट यूजर बनना पड़ेगा, सूडो सू करके। आप देखो मैं रूट यूजर बन गया हूँ। जो रूट यूजर होता है लिनक्स के अंदर, उसके पास तमाम राइट्स होते हैं, मैं कुछ भी कर सकता, उसको एरर नहीं आता। अब दोबारा यही कमांड चलाता हूँ, yum इंस्टॉल httpd-y। सर सुडोसु का मतलब? सूडो मतलब स्विच यूजर कर दो आप, रूट यूजर बनने के लिए हम सूडो यूज करते हैं, ठीक है। मुझे स्विच कर दो रूट यूजर के ऊपर, मुझे रूट यूजर बना दो, ठीक है। उसलिए जो ना हम उसको यूज करते हैं। एलएस किया, तो अगर आपने देखना होगा कि मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है कि वो वाकई हो चुका है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए एक कमांड होती है विच जिस सॉफ्टवेयर को या पैकेज को आपने इंस्टॉल किया उसका नाम लिख दो। httpd मैंने किया तो यहाँ पे httpd लिख देते हैं। वो मुझे बता रहा है कि रूट यूजर के अंदर एक यूजर फोल्डर है, उसके अंदर एस्पिन फोल्डर है, उसके अंदर जाके आपका इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये लोकेशन हमारे पैकेज की जहाँ पे वो पड़ा हुआ है अभी। अब अगर इसका मैंने स्टेटस चेक करना हो, स्टेटस चेक करने के लिए जो है ना हमारे पास डिफरेंट कमांड होती है। यहाँ पे देखो सर्विस अपाचे टू स्टेटस, इससे भी चल जाएगी। सिस्टम स्टेटस httpd, इससे भी चल जाएगा। दोनों से आपका जो स्टेटस चेक हो जाएगा, ठीक है। पहले ये कमांड रन कर लेते हैं, सर्विस अपाचे टू स्टेटस, के मेरा स्टेटस क्या है, वेब सर्वर क्या रनिंग फॉर्म में है या वो डेड है। तो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, नॉट फाउंड सर्विस अपाचे टू स्टेटस, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे जो ना हमारे पास चलेगा httpd। तो ये देखो मुझे क्या कह रहा है, इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इनएक्टिव डेड है अभी, तो उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अगर आपने सिस्टम सीटीएल की मदद से आपने चेक करना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस httpd, फिर भी आपको स्टेटस शो कर देगा आपके सर्वर का। तो देखो अभी मुझे क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है, मुझे डेड दिखा रहा है। तो आप डिफरेंट कमांड से इसको चेक कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, अपने वेब सर्वर को स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपके पास कमांड ये वाली होती है, सर्विस httpd स्टार्ट लिख दो या सिस्टम सीटीएल स्टार्ट httpd लिख दो। यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट शुरू में आ रहा है, और उस सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है वो लास्ट पे आ रहा है। सिर्फ ये डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम सिर्फ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सर्विस। तो अपाचे 2 नहीं आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली, जो है ना, यहाँ अगर उबंटू यूज करें तो वहाँ पे अपाचे 2 लिखेंगे। अभी हम अमेज़न लिनक्स यूज करें तो यहाँ पे हम httpd लिखेंगे। उसको रेज कर लेते हैं हम अपाचे 2 को, और इसकी जगह लिख देते हैं httpd, ठीक है। सर्विस httpd स्टार्ट कर दो। तो उसने जो मुझे स्टार्ट कर दिया, स्टेटस दोबारा चेक कर रहे हैं आप। स्टेटस चेक करने के लिए ये कमांड चेंज, देखो आपके पास जो स्टेटस एक्टिव, आपका स्टेटस चेंज हो गया, रनिंग फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब वही काम हम वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिस तरह हम अपने लिनक्स पर हमने किया था कि वहाँ पे हम कोई एक इंडेक्स स्टोर HTML फाइल बना के देखते हैं कि सर्वर तक एक्सेस जा रही है कि नहीं जा रही, तो वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD करके मैं उसे कहता हूँ मुझे ले चलो, कहाँ ले जाना है आपने, रूट के अंदर जाओ सबसे पहले डायरेक्टली। रूट के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है var के नाम से, उसके अंदर चले जाना है। उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है www के नाम से, उसके अंदर चले जाना है। उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है HTML के नाम से, वहां पे चले जाना है आपने। एंटर किया, मुझे डायरेक्टली HTML के अंदर ले गया है। कैसे पता चलेगा, PWD करके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताओ मैं किस डायरेक्टरी या किस फोल्डर के अंदर बैठा हुआ हूँ, ये आपने चलानी है। एंटर करें तो देखो आपके पास जो मैंने कमांड चलाई थी, जो मैंने उसको पाथ दिया था, वही पाथ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपको ये बता रहा है कि आप अभी किस फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप किस लोकेशन के ऊपर हैं। तो आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपको
आप मल्टीपल आप फोल्डर के अंदर हैं तो आपको नहीं पता मैं कहाँ पे अभी हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, तो आप PWD से चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपने एलएस किया तो उसमें उसने नहीं दिया, तो ये क्या हिडन फोल्डर थे ये? नहीं, मतलब LS जो है ना, वो जिस फोल्डर के अंदर आप चला रहे हो आपको वहीं शो करेगा। ठीक है, LS जो है ना, वो आप देखो यहाँ मैं कहाँ पे था, यहाँ पे मैं था EC2 यूजर के अंदर, वो मेरा अलग फोल्डर था, मैं उसके अंदर था, वहां पे मैंने किया तो मुझे कुछ शो नहीं किया उसने। ठीक है, अब मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज कर ली है, फोल्डर चेंज कर लिया है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं LS करता हूँ, यहाँ देखो जिस फोल्डर के अंदर मैं कमांड चला रहा हूँ मुझे वही शो करेगा, इस फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स या डायरेक्टरी बनी हुई है आपको वही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं किया, इसका मतलब कुछ भी नहीं बना हुआ, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे कुछ बना लेते हैं VI की मदद से या कैट की मदद से, आप बना लें, अप टू यू। तो VI की मदद से ही बना लेते हैं, मैं उसको कहता हूँ भाई आप ऐसा करो, VI index.html के नाम से हमारी फाइल बना दो। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आप कुछ लिख लें आई प्रेस करके, आपको पता है कि विम के अंदर कैसे आते हैं, बाहर कैसे जाते हैं, हमने प्रीवियसली लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। हेलो फ्रॉम वेब सर्वर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब बाहर आने के लिए क्या करते हैं, escape प्रेस करना है आपने, शिफ्ट कोलन प्रेस करना है, W प्रेस करें, Q प्रेस करें, एंटर प्रेस करते हैं, बाहर आ गए आप। ठीक है, अब दोबारा LS करता हूँ, देखो अब मेरी फाइल बन गई है। पहले मैंने LS किया था मुझे कुछ शो नहीं किया था, अब फाइल बन गई है, तो अब मुझे LS मैंने जब किया तो मुझे उसने दिखा दिया कि आपके फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मैं जाता हूँ अपने सर्वर के पास, उसका पब्लिक आईपी कॉपी करके इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक दफा, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमें जो है ना वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी कॉपी किया तो वो लोडिंग हो रहा है, मुझे शो नहीं कर रहा। पेज जो मैंने वहाँ बनाया है अपने सर्वर के अंदर, जो आप पेज बनाया मुझे शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना पड़ेगा इसका। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा था, हमने पहले भी इसकी लैब की थी, आपको पता है इनबाउंड रूल वहाँ पे लगाते हैं हम जाके। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आ गया हूँ मैं, एडिट इनबाउंड रूल पे जाएं, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही रूल लगा हुआ है SSH। मैं यहाँ पे एक कॉल लगा देता हूँ HTTP, क्योंकि हम इसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक प्रोटोकॉल पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे अगर नहीं करेंगे तो हमारा सर्वर जो ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, ट्रैफिक नहीं आएगी। ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर सेव रूल किया मैंने यहाँ पे, दोबारा उसी पेज पे जाकर उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखो अब मुझे शो हो रहा है हेलो फ्रॉम वेब सर्वर। ठीक है, अब क्या हम क्या करते हैं, अब हम ये काम करते हैं कि ये जो हमारा सर्वर था, दोबारा वहीं पे चले जाते हैं, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है भाइयों, रूट के अंदर आ गया हूँ मैं, डायरेक्टली रूट के अंदर आ गया हूँ। PWD करें तो आपको दिखाएगा कि आप रूट के अंदर हैं। अब मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर लिनक्स के, कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इसका मतलब क्या होता है, C ड्राइव रूट। अगर LS करूंगा तो इसके अंदर जो भी फोल्डर होंगे आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी हमने कहाँ जाना है, होम के अंदर काम करना है, तो मैं चला जाता हूँ होम के अंदर, CD होम कर दें मुझे, और LS करता हूँ, तो आपने EC2 यूजर के अंदर जाना है, CD EC2 यूजर। LS का तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो ना वहाँ भी हम कमांड चला सकते थे, तो यहाँ मैं वैसे आपको ले आया हूँ, क्योंकि आपने जो भी मोस्टली काम करना होता है ना हमने वो इसी डायरेक्टरी के अंदर करना होता है, यूजर डायरेक्टरी होती है। तो खैर वहाँ भी हम कमांड चला सकते थे, तो यहाँ भी हम चला लेते हैं। यहाँ पे हम ना अब सर्वर को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जो हमने वेब सर्वर बनाया हुआ है इसको स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप करने की कमांड क्या होती है, सेम यही कमांड होती है, लेकिन आपने सिर्फ क्या करना होता है, अपाचे 2 की जगह HTTP लगाना है। पहले हमने स्टार्ट किया था इस कमांड से, सर्विस HTTPD स्टार्ट। अब हम उसको स्टॉप करेंगे इस कमांड से, सिस्टम CTL स्टॉप HTTPD। ठीक है, तो आप दोनों कमांड से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये भी कमांड यूज हो जाती है और ये भी कमांड यूज हो जाती है, सिस्टम CTL भी यूज हो जाता है और सर्विस भी यूज हो जाता है। तो अब हम ये कमांड चलाते हैं, और सिर्फ हमने स्टार्ट को रेज करके क्या लिख देना है, हमने वहां पे स्टॉप लिख देना है। एंटर प्रेस करें, आपका सर्वर स्टॉप हो चुका है। मैं दोबारा इस पेज पे जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मुझे वहां पे ये देखो, दिस साइट कांट बी रीच, क्योंकि मैंने वेब सर्वर क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया।
आप दोबारा उसको स्टार्ट कर लें अपने वेब सर्वर को, इसी कमांड से स्टार्ट कर लें। यहाँ पे इस तरह स्टार्ट लिखते हैं आप, एंटर करें, स्टार्ट हो गया, इसको रिफ्रेश करें, मुझे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखो हमने इसको स्टॉप भी कर दिया, स्टार्ट भी करके देख लिया, इंस्टॉल भी करके देख लिया। अब अगर हमने इसको रिमूव करना हो तो वो किस तरह करते हैं, अगर हमें अपने Apache 2 को रिमूव करना है तो वो किस तरह करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है ऐप रिमूव HTTP लिख दें, या हाँ यही चलेगी हमारे पास, या आप यहाँ पे आपको कमांड आएगी सर्विस रिमूव। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे, सॉरी यम रिमूव लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है देखो, या आप APT रिमूव लिखेंगे या आप यम रिमूव लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल किससे किया था, यम की कमांड से किया था, तो इसको हम अब रिमूव भी यम की कमांड से ही करेंगे। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यम रिमूव HTTPD। अब मैं यहाँ पे -y नहीं लगा रहा, मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो अब मुझसे यस पूछेगा कि आप वाकई इसको करना चाहते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ यस। अगर आप शुरू में ही y लगा देते तो आपसे ये नहीं पूछता, डायरेक्टली उसको क्या कर देता, रिमूव कर देता। तो मेरा जो सर्वर था, मैंने जो इंस्टॉल किया था पैकेज था, उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव भी कर दिया। कंट्रोल करता हूँ, LS करता हूँ। एक और कमांड होती है कि अगर आप उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन या सपोर्टेड फाइल्स भी होती हैं, अगर आप उसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पर्ज कमांड होती है, तो आप पर्ज भी यूज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ यम पर्ज HTTPD, मतलब उससे रिलेटेड जो भी कुछ फाइल्स रह गई हमारे सिस्टम पर, जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं वो डिलीट नहीं होती। अगर आप उनको भी डिलीट करना चाहते हो तो आप ये कमांड चलाते हो, तो वो सारी जो ना वो क्या कह रहा है, यम पर्ज, ठीक है, अभी जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर आप इसको रिमूव करना चाहो तो ये APT कमांड से चल जाएगी। अगर आप APT यूज करोगे उबंटू के अंदर तो ये पर्ज कमांड आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास जो न्यू कमांड्स हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम फाइल्स को कॉपी किस तरह कर सकते हैं, मूव किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CP का मतलब होता है कॉपी, और MV का मतलब होता है मूव, ये अपने याद रखना है। तो एक CP कमांड चलाते हैं, CP की मदद से क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CP file1 directory1 के, जो मेरी file1 है उसको directory1 के अंदर क्या कर दो, कॉपी कर दो। इससे ये होगा कि आपकी जो file1 है वो ओरिजिनल लोकेशन को भी पड़ी रहेगी और न्यू लोकेशन के ऊपर जाके भी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे मूव कमांड चलाओगे, मूव file1 directory1 के, file1 को मूव करना है, तो क्या हो जाएगा, कट एंड पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो जो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी वहां से वो रिमूव हो जाएगी और उसकी जो न्यू डेस्टिनेशन होगी वहां पे जाके वो पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट होता है, यहाँ पे कट एंड पेस्ट होता है मूव के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, कॉपी भी कर सकते हो आप फाइल्स को और मूव भी कर सकते हो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर। उसके अलावा अगर आपने किसी फोल्डर को या किसी फाइल को रीनेम करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। वो किस तरह होता है, आपने MV कमांड ही चलानी है, उसकी कमांड के लिए भी MV ही यूज करते हैं, MV file1 न्यू फाइल। जैसे मैंने कहा कि मूव फाइल1 का नेम चेंज कर दो और क्या रख दो, न्यू फाइल रख दो, तो वो उसका नेम चेंज कर देगा, न्यू फाइल रख देगा फाइल1 का नाम। इसी तरह ये भी कमांड होती हैं, इसको हम लैब में देखते हैं, पहले ये इसको चला कर देख लेते हैं लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले मैं LS करता हूँ, कुछ नहीं पड़ा हुआ, कंट्रोल L कर लेते हैं, LS करता हूँ, कुछ नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टच file1 file2 एंड file3। तो हमने टच की मदद से पढ़ा था, टच क्या काम करता है, अगर आपने एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करनी है या आपने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो आप टच की मदद से कर सकते हैं। एंटर करता हूँ, LS करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास एक साथ 3 फाइल्स बन गई हैं। इसी तरह अगर आप मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना चाहो तो आप MKDIR भी यूज करते हो, MKDIR, dir1, dir2 एंड dir3, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एंटर किया तो देखो मेरे पास मल्टीपल डायरेक्टरी बन गई। अगर आप ये लैब लिनक्स के ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आप उबंटू के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे आपको मल्टीपल डायरेक्टरी बनाने के अंदर कोई इश्यू आ रहा है, तो फिर आप ये कमांड चलाएं, MKDIR-P लगा दें यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे डायरेक्टरी1, डायरेक्टरी2 एंड डायरेक्टरी3 लिख दें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -P के अलावा भी काम हो जाता है, तो हम यहाँ पे -P नहीं लगा रहे लिनक्स के अंदर। ठीक है, अगर आपकी ये वाली कमांड नहीं चल रही MKDIR, तो वहाँ पे आप -P भी लगा दें।
तो आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2, उसके अंदर इस तरह मल्टीपल एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी बन जाए, तो किस तरह होगा? वो इस तरह होगा कि मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, MKDIR -P आप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, कोई भी फ्लेवर यूज कर रहे हैं लिनक्स का, तो आपको -P लगाना ही पड़ेगा। -P लगाने में इसको क्या कहता हूँ, आप ऐसा करो, डायरेक्टरी 1 के अंदर जाओ और उसके अंदर जो है ना डायरेक्टरी A बना दो, और डायरेक्टरी A के अंदर डायरेक्टरी B बना दो, और डायरेक्टरी B के अंदर जो मेरा फोल्डर C है उसको बना दो, या डायरेक्टरी C को बना दो। एंटर करता हूँ, LS करता हूँ, तो ये ऐसे नजर नहीं आएगा। आप ऐसा करें, ट्री कमांड चला दें, कमांड नॉट फाउंड, मतलब इसको पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर के ऊपर, अपनी मशीन के ऊपर। तो उसके लिए आप या तो apt इंस्टॉल ट्री करें, apt इंस्टॉल, अगर आप उबंटू पर काम कर रहे हैं तो apt इंस्टॉल ट्री करें, ये मेरे पास नहीं चलेगी, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ, देखो कह रहा है apt नॉट फाउंड, तो मेरे पास जो चलेगी कमांड वो चलेगी yum कमांड। तो हमने पढ़ा था किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए दो ही कमांड होती हैं, एक apt होती है, ये yum होता है आपके पास। मैं yum चलाता हूँ, यहाँ पे yum इंस्टॉल ट्री कर दें, और मैं उसको कहता हूँ मुझसे पूछे ना डायरेक्टली सारा कुछ करते, मैं यहाँ पे इसलिए -y भी लगा देता हूँ। एंटर किया, उसने ट्री पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर दिया। अगर मैंने देखना हो कहाँ पे है, किस लोकेशन के ऊपर जाके इंस्टॉल होगा, तो विच की कमांड से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं ट्री कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, तो देखो अब मुझे वो एक हायरार्की में शो कर रहा है, जिसमें कि डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी A है, A के अंदर B है, और B के अंदर डायरेक्टरी C बनी हुई है, ठीक है भाइयों। तो इस तरह मैं उसको अब क्या कहता हूँ, मैं उसको कंट्रोल L कर लेते हैं और LS करते हैं यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ भाई आप ऐसा करो, जो फाइल 1 है ना, फाइल 1 को डायरेक्टरी 1 के अंदर जाके क्या कर दो, कॉपी कर दो, ठीक है। सिंपल CP कमांड चलाएंगे और फाइल 1 को कॉपी करो। कहाँ पे कॉपी करना है इसको, इसको कॉपी कर दो डायरेक्टरी 1 के अंदर। सिंपल ये कमांड चलाऊंगा, एंटर करता हूँ, तो LS करूंगा तो आपको यहाँ पे नहीं समझ आएगी, आपको जो है ना ट्री कमांड चलानी पड़ेगी, या ट्री चला लें, या आप CD करके डायरेक्टरी 1 के अंदर चले जाएं, तो आपको नजर आ जाएगा। LS करें तो यहाँ पे आपको फाइल 1 भी नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार डायरेक्टरी चेंज ना करूँ, तो आप ट्री कमांड जो है उसी को यूज कर लें। यहाँ पे ट्री कमांड का, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है डायरेक्टरी 1 के अंदर फाइल 1 भी बन चुकी है, कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब कॉपी तो हमने देख लिया, कॉपी किस तरह करते हैं। अब अगर मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, जो मेरी फाइल 2 है ना, इसको आप कॉपी नहीं करना, इसको मूव करना है। मूव का मतलब क्या होता है, कट एंड पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ आप ऐसा करो, मूव फाइल 2 को मूव कर दो। किस लोकेशन के ऊपर करना है, किस फोल्डर के अंदर करना है, डायरेक्टरी 2 के अंदर इसको मूव कर दो, ठीक है। एंटर करता हूँ, तो अब मैं जैसे LS करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो फाइल 2 शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मूव की कमांड चलाई है, CP कमांड नहीं चलाई। मूव से क्या होता है, कट एंड पेस्ट हो जाता है। आप ट्री कमांड चलाएं, तो ये देखो डायरेक्टरी 2 के अंदर फाइल 2 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा इसको LS करता हूँ। अब अगर आपने किसी फाइल या डायरेक्टरी का नेम चेंज करना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह, MV की कमांड से चलाएंगे, MV कमांड यूज करेंगे यहाँ पे, और मैं फाइल 1 का नेम यहाँ पे चेंज करके इसको रख देता हूँ न्यू फाइल 1, ठीक है। एंटर करता हूँ, LS करता हूँ, देखो अब मुझे फाइल 1 नजर नहीं आएगी, न्यू फाइल 1 नजर आएगी। इसी तरह फाइल 3 का नेम चेंज करना है, तो MV कमांड चलाएं, जिसका नेम चेंज करना है उसको लिखें, जो न्यू नेम रखना है वो लिखें। तो मैं इसको न्यू फाइल 3, LS करता हूँ, तो फाइल 3 का मुझे नजर नहीं आएगी, उसका नेम चेंज हो चुका होगा। कंटेंट चेंज नहीं होगा, कंटेंट अगर उसके अंदर कुछ है तो वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन सिर्फ उसका नेम चेंज हो जाएगा फाइल का। जिस तरह हम अपनी विंडो के ऊपर रीनेम करते हैं चीजों को, फोल्डर्स को रीनेम करते हैं, तो उसी तरह आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्टरी का नेम चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। डायरेक्टरी 3 का नेम चेंज कर लेते हैं, तो MV ही यूज करेंगे। MV डायरेक्टरी 3, इसका नेम चेंज कर दो, और क्या रख दो इसका नेम, न्यू डायरेक्टरी 3। एंटर किया, LS किया, तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी 3 की जगह न्यू डायरेक्टरी 3 नजर आएगी, ठीक है भाइयों। तो इस तरह आप चीजों को कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और कमांड पढ़ते हैं। ये वाली कुछ कमांड्स होती हैं कि फर्ज कर लें मेरे पास जो ना वो डेस्कटॉप के अंदर अभी मेरे यहाँ पे न्यू फाइल 1 न्यू फाइल 3 पड़ी हुई है, लेकिन अब जो है ना मैं कहीं और जाता हूँ, मतलब मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर चला जाता हूँ। अगर आपने फर्ज कर लें
डायरेक्टरी ए के अंदर जाना है डायरेक्टली, तो कैसे जाना पड़ेगा, cd डायरेक्टरी 1, इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और फिर आपने लगाना है डायरेक्टरी ए। तो मैं डायरेक्टरी ए के अंदर आ गया यहाँ पे, ठीक है। एलएस करें तो देखो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टरी बी भी बनी हुई है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ PWD करके देख लें, तो वो मुझे कह रहा है कि आप डायरेक्टरी वन के अंदर है, इससे पहले डायरेक्टरी 1 है और उससे पहले EC2 यूजर है, ठीक है। तो आप होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी ए के अंदर बैठे हुए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो ऐसा काम करूँ कि मेरी जो फाइल है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है, EC2 यूजर यहाँ पे पड़ी हुई है, इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं उस फाइल को उठा के यहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, वो मैं किस तरह करूँ। उसके लिए कमांड होती है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो CP कमांड चलाएं। CP का मतलब कि मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर, क्या कॉपी करना चाहता हूँ, कोई फाइल कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आप उसके आप इंस्ट्रक्शन देंगे, बैक कमांड चलाएंगे, जिस तरह हम जो है ना वो CD डबल डॉट लगाते हैं अपने फोल्डर से बाहर निकलने के लिए। तो इसी तरह आप यहाँ पे ये लगाएं, एक फोल्डर बाहर निकलें और 2 फोल्डर बाहर निकल जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ 2 इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ कॉपी करना है, कहाँ से कॉपी करना है, 2 डायरेक्टरी बाहर निकल के कॉपी करना है। 2 डायरेक्टरी बाहर निकलो, 2 डायरेक्टरी बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, EC2 यूजर के अंदर चला जाएगा। वहां पे मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, कौन सी फाइल पड़ी है, यहाँ पे देखो न्यू फाइल 1 पड़ी हुई है मेरे पास। तो मैं कहता हूँ उसको कॉपी करो, न्यू फाइल 1 को कॉपी करो। कहाँ कॉपी करना है, उसके लिए आपको स्पेस देके डॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ कॉपी करना है, ठीक है। इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एंटर किया, एलएच करता हूँ, यहाँ मेरे पास वो फाइल आ जाएगी, ये देखो न्यू फाइल 1 के नाम से आ गई। इसी तरह अगर आप मूव करना चाहते हैं, फर्ज कर लो मेरे पास जो है ना न्यू फाइल 3 पड़ी हुई है, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ। तो मूव करने के लिए आप फिर सेम वही कमांड चलाएंगे, सिर्फ यहाँ पे उस फाइल का नेम चेंज कर दें, न्यू फाइल 3 लिख दें और CP की जगह आप क्या लिख दें, MV लिख दें, इससे वो कट एंड पेस्ट हो जाएगी फाइल, MV लिख दें। एंटर किया, एलएच कर दो, यहाँ पे देखो मेरे पास न्यू फाइल 3 भी आ चुकी है, ठीक है। अगर आप रीड चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी जो ट्री जब मैं चलाता हूँ ना, तो वो मुझे उसी फोल्डर की चीजें दिखाता है जहाँ मैं चला रहा हूँ। अगर मैं इसको बैक जाता हूँ, दोबारा बैक जाता हूँ, या मैं ट्री चला के देखता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे सारा कुछ शो करेगा। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी चीजें की हैं, डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी A है, A के अंदर B है, B के अंदर C है, और B के अंदर 2 फाइल है, सॉरी A के अंदर 2 फाइल है, न्यू फाइल 1 और न्यू फाइल 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एलएस करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास न्यू फाइल 3 नहीं पड़ी हुई। वो मुझे बता सकता है न्यू फाइल 3 क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसको मैंने मूव कर लिया, कट एंड पेस्ट कर लिया, उसको मैं डायरेक्टरी A के अंदर ले गया। तो इस तरह अगर आप जो है ना ये वाली जो कमांड्स होती हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती हैं, और भी बहुत सारी एडवांस लेवल की कमांड्स होती हैं कि फर्ज कर लें आप किसी डायरेक्टरी के अंदर बैठे हैं और आप चाहते हैं मैं मुझे इससे बेहतर मैं पहले एक डायरेक्टरी बाहर निकलूं, फिर उस दूसरी डायरेक्टरी बाहर निकलूं, वहां पे जाके उस कॉपी को यहाँ सेंड करूं। इससे बेहतर है कि मैं यही अपनी डायरेक्टरी के अंदर बैठे बैठे कोई फाइल यहाँ पे मंगवा लेता हूँ। तो उसके लिए जो ना फिर हम शॉर्ट ऐसी कमांड यूज करते हैं जो शॉर्ट हो, टाइम ज्यादा हमें उसके ऊपर वेस्ट ना करना पड़े, तो वहां पे इस तरह के ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ और कमांड देख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी की ही देख लेते हैं। अगर आप जो है ना वो बैक नहीं जाना चाहते, अगर आप अभी तो उन्होंने क्या किया, बैक से कोई फाइल मंगवाई है, लेकिन अगर हम किसी फाइल को पुश करना चाहते हैं, लाइक किसी दूसरे फोल्डर के अंदर आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए भी कमांड होती है। सबसे पहले ट्री चेक कर लें, ट्री कमांड। यहाँ पे देखो मेरे पास जो है ना अभी मेरे डेस्क अभी EC2 यूजर के अंदर मेरे पास न्यू फाइल 1 पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि जो न्यू फाइल 1 है ना, ये मैं कहाँ पे पुश कर दूँ, ये मैं डायरेक्टरी B के अंदर पुश कर दूँ, ठीक है, डायरेक्टरी B के अंदर पुश कर दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मूव की कमांड भी आप चला सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं मूव, तो मैं यहाँ पे मूव भी कर लेता हूँ। मूव कर दो, किसको करना है, न्यू फाइल 1 को मूव करना है आपने। आप कहाँ पे करना है, तो आप उसको रास्ता बताओगे, तो उसको आप बताओ कि भाई डायरेक्टरी 1 के अंदर जाओ, ठीक है। डायरेक्टरी 1 के अंदर जाके ना हमारे पास एक डायरेक्टरी आ रही है, डायरेक्टरी A, वहां पे जाओ। डायरेक्टरी A के अंदर जाके आ रही है डायरेक्टरी B, उसके अंदर चले जाओ। डायरेक्टरी B के अंदर डायरेक्टरी C आ रही है, वहां पे चले जाओ, वहां पे इस फाइल को मूव कर दो, यहाँ से उठा के वहां ले जाओ,
ठीक है। तो यहाँ से उठा के वहाँ उसको कट करके वहाँ पेस्ट कर दो। तो मैं मूव कमांड चला रहा हूँ, आप कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हो। अभी मैं मूव कमांड चला रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब जैसे मैं ls करूंगा तो मुझे ये फाइल यहाँ पे शो नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे न्यू फाइल 1 शो नहीं हो रही मुझे। अब वो कहाँ चली गई है, वो चली गई है डायरेक्टरी सी के अंदर। आप ट्री कमांड चलाएं जरा, तो देखो यहाँ पे मुझे न्यू फाइल 1 शो हो रही थी, यहाँ शो नहीं हो रही। अब वो कहाँ चली गई, डायरेक्टरी सी के अंदर चली गई है अंदर मेरी न्यू फाइल 1। मैंने उसको मूव कर दिया। आप इसी तरह आप चीज़ों को पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। ठीक है, पुल करने के लिए फिर आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अगर किसी फाइल या डायरेक्टरी को आपने पुश करना है, फॉरवर्ड करना है किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, तो आप यहाँ से बैठ के भी उसको पुश इजीली कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगर हम लिनक्स के अंदर कुछ हम कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, लिंक क्रिएट लिंक्स होते हैं लिनक्स के अंदर। अगर हम कोई सॉफ्ट लिंक, एक होता है सॉफ्ट लिंक और एक होता है हार्ड लिंक। अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक क्या होता है कि अगर आप अपनी फाइल का कोई बैकअप बना के रखना चाहते हो, ठीक है, तो जो बैकअप बना के रखने के लिए आप उसका हार्ड लिंक क्रिएट करते हो, हार्ड लिंक क्रिएट करते हो। लेकिन अगर आप अपनी फाइल का कोई सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना, सिर्फ कॉपी क्रिएट करना चाहते हो अपनी फाइल की, या कोई इसका इमेज क्रिएट करना चाहते हो अपनी फाइल की, कोई कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हो। ठीक है, तो अगर आपने कोई कॉपी क्रिएट करनी है अपनी फाइल की तो उसके लिए आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट करोगे। लेकिन अगर आपने कोई बैकअप बना के रखना है ताकि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाए तो आपका जो बैकअप बना के रखा था वो डिलीट ना हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, लिनक्स के अंदर हार्ड लिंक उसका क्रिएट करते हो। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं वहाँ पे, इसका सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के ऊपर हम काम किस तरह करते हैं लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाए, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कमांड नजर भी आ रही होंगी। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ये फाइल लिंक मिल जाएगा। मैंने आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसको डाल दिया है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं। चले, कुछ चेंजिंग की थी इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया। इसको कंट्रोल एल कर लेते हैं, इसको एल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच की मदद से। टच फाइल 1, फाइल 2। पहले मैं सारा कुछ रिमूव करता हूँ, एक मिनट। पहले हम रिमूव कर लें। रिमूव के लिए हमने कमांड पढ़ी थी RM-RF, ये रिमूव की कमांड होती है। और अगर आपने सारा कुछ डिलीट करना है तो आप स्टार लगा दें, एंटर करें, एल करो। देखो सारा कुछ मेरा यहाँ पे रिमूव हो चुका है, कुछ भी नहीं पड़ा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं टच की मदद से, टच फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं। एलएस करता हूँ तो मुझे 3 फाइल शो कर रहा है, लेकिन अभी ये एम्प्टी फाइल है, क्योंकि जो टच की कमांड से हम कोई फाइल बनाते हैं वो एम्प्टी फाइल्स होती हैं। अगर आप उसके अंदर बाद में कुछ एडिट करना चाहो, लिखना चाहो, तो आप कैट की मदद से या विम की मदद से या नैनो की मदद से लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल 1 के अंदर कुछ लिख लेते हैं। कैट लिखने के लिए आप सिंगल या डबल ग्रेटर देन साइन यूज करते हो। कैट फाइल 1 लिखता हूँ यहाँ पे मैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई फाइल 1, माई फाइल 1। ठीक है, आप बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताएं। बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करने के लिए कंट्रोल डी करना पड़ेगा। अब कंटेंट इसका चेक कर लें, कैट। अब यहाँ पे कोई भी ग्रेटर देन साइन नहीं यूज करना आपने। सिर्फ जब कंटेंट देखना तो सिर्फ सिंपली कैट आपने यूज करना है, कैट और उस फाइल का नाम जिसका आपने कंटेंट चेक करना है। एंटर किया तो मुझे ये देखो शो कर रहा है जो उसके अंदर मैंने लिखा था, दिस इज माई फाइल 1। आप क्या करते हैं, आप जो है इसका एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। लिंक मतलब क्या होता है कि आप फर्ज कर लें एलन, सबसे पहले हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट लिंक का मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो फाइल है उसकी कॉपी क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ पे एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। एलन लिखना है आपने, हाइफन एस लगा देना है, स्पेस दे के जिस फाइल का लिंक क्रिएट करना है उसका नाम। तो मैं फाइल 1 का लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ तो फाइल 1 लिख दिया। अब उसका नेम क्या हो, जो न्यू फाइल बने उसका नेम क्या होना चाहिए, तो उसका नेम मैं कहता हूँ उसका नेम होना चाहिए सॉफ्ट लिंक फाइल 1। ठीक है, उसका ये नेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एंटर करता हूँ, एलएस करता हूँ। देखो आपको यहाँ पे सॉफ्ट लिंक फाइल 1 के नाम से भी नजर आ रहा है। अभी मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जो फाइल 1 का कॉपी क्रिएट की है क्या उसका डाटा भी कॉपी हो चुका कि नहीं हुआ। तो कंटेंट देखने के लिए कैट
और उसका नाम लिख दें सॉफ्ट लिंक फाइल 1। एंटर करता हूँ तो देखो जो भी मैंने फाइल 1 के अंदर एडिट किया था वो मुझे सॉफ्ट लिंक फाइल 1 के अंदर भी शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहो फाइल 1 के अंदर जो भी चेंजिंग करोगे वो सॉफ्ट लिंक फाइल 1 के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है भाइयों, लेकिन इसके अंदर ना एक ड्रॉबैक ये होता है कि जिस लोकेशन के ऊपर कोई फाइल बनी हुई है ना आप उसी लोकेशन को भी बना सकते हो, किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव -RF, और मैं यहाँ पे इसको सॉफ्ट लिंक को रिमूव कर देता हूँ, सॉफ्ट लिंक फाइल 1। एलएस करता हूँ, मेरे पास सॉफ्ट लिंक नहीं बना हुआ। मैं ना यहाँ पे एक डायरेक्टरी बाहर निकलता हूँ, होम के अंदर आ जाता हूँ, एलएस करता हूँ, देखो यहाँ मेरे पास फाइल 1 नहीं है। लेकिन अगर यहाँ मैं कोई सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना चाहूँ तो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मैं उसको कहता हूँ भैया आप ऐसा करो LN-S, ठीक है, किसका क्रिएट करना है, आप फाइल 1 का सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दो, उसका नेम रख दो सॉफ्ट लिंक फाइल 1। एंटर किया, एलएस किया तो मुझे यहाँ पे रेड में शो कर रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हुआ होगा या बना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे रेड शो कर रहा है, एरर दे रहा है। सॉफ्ट लिंक फाइल 1, सॉरी फाइल 1। तो देखो मुझे कह रहा है कि आपकी कोई ऐसा लिंक क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम आपको डाटा भी शो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है आप वहीं पे सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हो, उससे आगे पीछे क्रिएट नहीं कर सकते। RM-RF इसको रिमूव कर लेते हैं, सॉफ्ट लिंक फाइल 1। मैं दोबारा चला जाता हूँ EC2 यूजर के अंदर, CD EC2-यूजर, एलएस करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 शो हो रही है। आप क्या करते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं फाइल 1 का। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, तो दोबारा इसका एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ये नाम से। ठीक है, एलएस किया तो देखो मुझे शो कर रहा है। अब मैं फाइल 1 के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ, कैट, तो यहाँ मैं ओवरराइट कर देता हूँ चीज़ों को, कैट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल 1। यहाँ लिख देते हैं दिस इज माई न्यू कंटेंट, कंट्रोल D करके बाहर आ जाए जरा। आप ये देखें कि जो मैंने फाइल 1 के अंदर चेंजिंग की है, क्या उसका जो सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर भी चेंजिंग हुई है या नहीं हुई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैट सॉफ्ट लिंक फाइल 1, तो देखो उसके अंदर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप जो भी अपने ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंज करोगे उसका जो सॉफ्ट लिंक कॉपी क्रिएट हुई होगी उसके अंदर भी चेंजिंग हो जाएगी। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक इसका ये भी होता है कि अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हो, लाइक मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फाइल 1 को, अगर मैं फाइल 1 को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है भाइयों, एंटर करता हूँ, वो मुझे कह रहा है बाकी आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं इसको कहता हूँ यस, बाय लिखते हैं, एंटर करें, एलएस करें तो देखो उसका जो सॉफ्ट लिंक है ना वो भी क्या हो गया, रेड हो गया। तो इससे ये होता है कि आपकी जो अगर आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट करेंगे तो उसका सॉफ्ट लिंक भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा कैट कमांड चलाता हूँ तो मुझे शो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो सॉफ्ट लिंक है वो भी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन आप वैसे अगर आपने कॉपी क्रिएट करनी है तो आप सॉफ्ट लिंक से उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हार्ड लिंक की, तो पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइल 2 के अंदर कुछ लिख लेते हैं। फाइल 2 के अंदर क्या लिखना है हमने, फाइल 2 के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, कैट की मदद से लिख लेते हैं फाइल 2 हेलो फ्रॉम वेब सर्वर, ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल D करके बाहर आ जाए। अब मैं फाइल 2 का हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, किस तरह करूँगा, उसके लिए सेम वही कमांड होती है, सिर्फ आपने यहाँ पे -S नहीं लगाना। ठीक है, सिर्फ LN लगाना है, वहाँ पे आप उसके बाद फाइल 2 लिखेंगे, जिसका आपने लिंक क्रिएट करना है वो लिखेंगे उस फाइल का नाम, और जो आपने उसको न्यू नेम देना है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं हार्ड लिंक, किस फाइल का, फाइल 2 का हार्ड लिंक है ये। एंटर करता हूँ तो देखो मेरे पास उसका हार्ड लिंक क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं हार्ड लिंक फाइल 2 के अंदर जाके देखूँ कि जो फाइल 2 के अंदर था क्या वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है कंटेंट, कैट हार्ड लिंक फाइल 2, तो देखो मुझे यहाँ भी शो कर रहा है हेलो फ्रॉम वेब सर्वर।
लेकिन इसका ड्रॉबैक नहीं होता, मतलब इस ये आपका आपका जो ना वो बैकअप बन गया। अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर दोगे तो आपका जो हार्ड लिंक है वो डिलीट नहीं होगा, वो वैसे रहेगा आपके पास। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, करके देख लेते हैं उसको प्रैक्टिकली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल 2 जो मेरे पास ओरिजिनल फाइल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए कमांड होती है rm, और यहाँ मैं उसको कह देता हूँ भाई आप ऐसा करो, फाइल 2 को रिमूव कर दो। सॉरी, rm फाइल 2 को रिमूव कर दो। यस कर दो उसको, ls कर दो। देखो उसके पास हार्ड लिंक फाइल 2 पड़ा हुआ है। अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे उसका कंटेंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दोबारा कैट कमांड चलाएं, कैट हार्ड लिंक फाइल 2 किया मैंने दोबारा, तो देखो उसका कंटेंट मुझे शो कर रहा है। लेकिन सॉफ्ट लिंक जब हमने क्रिएट किया था तो उसके अंदर जब हमने ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया था तो उसका जो सॉफ्ट लिंक था वो हमें उसका कंटेंट शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि जब आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हो उसके बाद जब आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हो तो उसका सॉफ्ट लिंक भी डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप हार्ड लिंक क्रिएट करते हो तो अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर दो तो उसका हार्ड लिंक जो है वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर ना यही चीजें रहती हैं। उसके अलावा एक और यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो हार्ड लिंक और हमारे पास होता है, हार्ड लिंक होता है या हमारे पास सॉफ्ट लिंक होता है, वो एक ही डायरेक्टरी के अंदर होता है, वो दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनको एक ही डायरेक्टरी अंदर मोस्टली बनाना पड़ता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हम उसको बनाने के बाद मूव करें तो क्या वो चीजें रेप्लिकेट हो रही होंगी, चीजें कॉपी पेस्ट हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी। ठीक है भाइयों, तो अब हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ls करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हार्ड लिंक फाइल 2 को, हार्ड लिंक फाइल 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर किया, यस किया, तो देखो अभी मेरे पास सिर्फ फाइल 3 पड़ी हुई है, फाइल 3 के नाम से। अब अगर इसका मैं हार्ड लिंक क्रिएट करता हूँ तो यही होगा, किसी दूसरी जगह पे हार्ड लिंक क्रिएट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसलिए पहले हम हार्ड लिंक यहीं पे क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद हार्ड लिंक को दूसरी जगह पे उसको हम कॉपी कर देंगे उस फाइल को, फिर हम चेंजिंग करके देखेंगे क्या चीजें हो रही है कि नहीं हो रही। तो फाइल 3 के अंदर पहले कुछ लिख लेते हैं। फाइल 3, दिस इज माई फाइल 3। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको देख लेना। अब इसका हार्ड लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ln फाइल 3 हार्ड लिंक फाइल 3। ठीक है, एंटर किया, ls किया, तो देखो फाइल 3 का हार्ड लिंक क्रिएट हो गया। अब अगर मैं हार्ड लिंक को मूव कर देता हूँ, ठीक है, हार्ड लिंक को अगर मैं कॉपी कर देता हूँ या मूव कर देता हूँ तो किस तरह करूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। मैं एक्चुअली कहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, EC2, ये देखो मैं PWD करता हूँ, तो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, EC2 यूजर के अंदर हूँ, इस फोल्डर के अंदर, लेकिन मैं इसको पिछले वाले फोल्डर के अंदर भेजना चाहता हूँ। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए फिर आपको जो है ना एक कमांड होती है, यहाँ पे आप देखें, मैं मूव कर लेता हूँ इसको, मूव कर दो हार्ड लिंक फाइल 2 को। ठीक है, कहाँ करना है आपने इसको, रूट के अंदर जाओ। ठीक है, और रूट के अंदर जाके उसके अंदर आपने जाना है होम के अंदर, वहाँ पे इसको क्या करो, मूव कर दो। तो नहीं चलाए, दोबारा चला लेते हैं, मूव कर लो। कहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे होम के अंदर चले जाओ, और यहाँ पे जो ना आप फाइल 2 को रिमूव कर दो। सॉरी, फाइल 2 को एक्चुअली मुझे भूल रही है कमांड, अगर आपने प्रीवियसली डायरेक्टरी अंदर भेजना है तो वो किस तरह भेजते हैं, हार्ड लिंक फाइल 2। तो मैं कहता हूँ इसको वहाँ पे क्या कर दो, मूव कर दो। एंटर करता हूँ तो नहीं चली। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं इसको। फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, मूव होम के बाद आप ऐसा करो, वहाँ पे आप इसको मूव कर दो। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, नहीं होगा, मिसिंग ओपन। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे मूव कमांड पढ़ी थी और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर आप उसको मूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो आप किस तरह कर सकते हो, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या कहता हूँ, मूव करना है आपने होम के अंदर जाके, वहाँ पे फाइल 2 को मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके अलावा अगर मैं उसको कहता हूँ कि आप मूव करो पिछली डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दो।
अच्छा ठीक है, कमांड चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मूव करना है, किसको मूव करना है आपने? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जाग रहे हैं सारे भाई? चलें, गुड हो गया। जी जी जी। मूव कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ ऐसा करो, जो हार्डलिंग फाइल 2 है ना, हार्डलिंग फाइल 2 के नाम से इसको मूव करना है। आप इसको अपन मूव कहाँ करना है, मैं तो कहता हूँ आप इसको मूव कर दो। आप जाओ रूट के अंदर और वहाँ पे होम डायरेक्टरी है, वहाँ पे आप इसको मूव कर दो। एंटर करता हूँ तो नहीं कर रहा अभी भी, इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई एरर दे रहा है, तो खैर इसको भी हम नहीं कर रहे। हम ना कोई डायरेक्टिव बना लेते हैं यहाँ पे। एम के, मैं आपको बता दूंगा उसकी कमांड क्या होती है उसकी, MKDIR, और DI बन के नाम से हम डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, एलएस करता हूँ, देखो मेरे पास डायरेक्टरी बन गई, डायरेक्टरी बन के नाम से। अब मैं हार्डलिंग फाइल 3 को डायरेक्टरी 1 के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह करेंगे? मूव हार्डलिंग फाइल 3, उसको मूव कर दो कहाँ पे? डायरेक्टरी 1 के अंदर। तो एलएस करूंगा तो यहाँ पे देखो वो हार्डलिंग फाइल 2 नहीं पड़ा हुआ, कहाँ पे चलेगी? हार्डलिंग फाइल 3 डायरेक्टरी 1 के अंदर चलेगी। ट्री चलाएं तब आपको यहाँ शो होगी, डायरेक्टरी 1 के अंदर शो होगी। अब अगर मैं फाइल 3 के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या वो वहाँ भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैट चलाते हैं और ओवरराइड कर देते हैं फाइल 3 को। फाइल 3 को माई नेम इज खान ये लिख देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल D करके बाहर आ जाते हैं। अब मैं अगर कैट में देखना चाहूँ फाइल 3 का कंटेंट देखना चाहूँ, तो मैं देख सकता हूँ जी, माई नेम इज खान यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब मैं ये देखना कि इसका जो हार्ड लिंक मैंने बनाया हुआ है, क्या वहाँ भी अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, CD डायरेक्टरी 1 के अंदर जाना पड़ेगा आपको। डायरेक्टरी 1 के अंदर यहाँ पे एलएस करें तो यहाँ पे आपको शो होगा कि हार्ड लिंक यहाँ पड़ा हुआ है, ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, हार्ड लिंक फाइल 3 आपको यहाँ शो हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे इसका कंटेंट देखना चाहें, कैट हार्ड लिंक फाइल 3 एंटर करता हूँ, तो माई नेम इज खान ये भी हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब फर्स्ट टाइम कोई भी सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक क्रिएट करते हो ना, तो आपकी वो सेम डायरेक्टरी के अंदर ही से होता है। ठीक है, आप जिस लोकेशन के ऊपर जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है, उसका सॉफ्ट लिंक और उसका हार्ड लिंक उसी फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होगा। लेकिन बाद में आप उसको मूव कर सकते हो किसी दूसरी फोल्डर के अंदर या किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, आप उसको मूव कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ यही कंफर्म करना था, तो हमने इसको देख लिया। जी स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो लास्ट कमांड है वो हम पढ़ेंगे। अगर हमने लिंक क्रिएट किस तरह करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, किस तरह काम कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टार और जिप फाइल, ये अगर हम करना हो। टार का मतलब होता है कि अगर आपने मल्टीपल फाइल्स आपकी बनी हुई है, मल्टीपल फाइल और फोल्डर बने हुए हैं आपके, तो अगर आप उनको एक सिंगल फाइल बनाना चाहते हो, जिस तरह हम करते हैं ना, हम विंडो के अंदर हमारे पास मल्टीपल फोल्डर होते हैं, एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, तो अगर आपने उसको किसी को सेंड करना तो आप उसको कंप्रेस कर देते हो। ठीक है, एक सिंगल फाइल के अंदर उसको कंप्रेस करके सेंड करते हो ताकि इजीली सेंड हो जाए, शेयर हो जाए। इसी तरह अगर आपके लिनक्स के अंदर मल्टीपल फाइल और फोल्डर बने हुए हैं, तो अगर आप उसको एज अ सिंगल फाइल बनाना चाहते हो, सिंगल फाइल बना के किसी को सेंड करना चाहते हो, तो फिर उसको आप टार करते हो। ठीक है, टार CVR। अगर फिर उसको आपने दोबारा एक्सट्रैक्ट करना है, अनटार करना है, तो उसको फिर आपको ये कमांड करनी पड़ेगी, XVF। उसके अलावा अगर आप उसका फाइल साइज कम करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उसको आपने टार तो कर लिया, लेकिन उससे क्या होगा, मल्टीपल फाइल सिंगल फाइल बन जाती है, लेकिन उसका साइज कम नहीं होता, साइज सेम ही रहता है। तो अगर आपने साइज कम करना है, साइज कम करने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको GZIP लगाना पड़ता है, GZIP, उसको जिप कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, फाइल साइज कम हो जाएगा। फिर इसी तरह आप जिसको सेंड करेंगे उसके पास जब वो पहुंचेंगे फाइल्स, वो उसको जी अनजिप करेगा। अनजिप करने के द्वारा क्या होगा, जो फाइल्स है वो अनजिप हो जाएंगी, और फिर उसको वो एक्सट्रैक्ट करके इंडिविजुअली तमाम फाइल्स को देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, एलएस करते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। आप सारा कुछ रिमूव कर दो। यहाँ पे मैं पहले कुछ फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल तो नहीं, मैं यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR -P
डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2 बना दो, उसके अंदर डायरेक्टरी 3 बना दो और उसके अंदर मेरी डायरेक्टरी 4 बना दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई, ls किया, तो ट्री कमांड चलाऊंगा तो देखो आपको यहाँ पे शो हो चुका होगा डायरेक्टरी 1 के अंदर 2 है, 2 के अंदर 3 है, 3 के अंदर 4 है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है 4 डायरेक्टरीज है मेरे पास और 0 फाइल है, फाइल कोई नहीं है। तो फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए आप टच यूज कर लें, टच कर लें और यहाँ पे फाइल 1 बना लें। यहाँ पे ls करूंगा तो यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है। अगर आप ट्री यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल 1 भी शो होगा। अब मैं फाइल 1 को मूव कर लेता हूँ। फाइल 1 को आप मूव कर दो, डायरेक्टरी 1 के अंदर जाके डायरेक्टरी 2 के अंदर चले जाओ, वहाँ पे डायरेक्टरी 3 के अंदर चले जाओ और वहाँ पे डायरेक्टरी 4 के अंदर जाके इसको मूव कर दो मेरी, सॉरी जिसको मूव करना है वो तो हमने लिखा ही नहीं, फाइल नाम भी लिखना है ना, हमने फाइल नेम भी लिखना है। तो यहाँ पे फाइल नेम भी हमें लिखना पड़ेगा। जिस फाइल को आपने मूव करना है उसका नेम लिख दें। फाइल 1 को मैंने मूव करना है, ठीक है। फाइल 1 को कहाँ पे मूव करना है, आगे मैंने पूरा पाथ दे दिया। अब डायरेक्टरी यहाँ पे, आप डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टरी 4 नहीं लिख सकते, dir4 नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको पूरा पाथ देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एंटर करता हूँ, पहले आपको ls करके दिखा दूँ। फाइल 1 यहाँ पे गायब हो चुकी है, कहाँ पे गई है, ट्री चलाएं तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे मैंने को सेंड किया है वहीं पे वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। ls-l कर लें। यहाँ पे एक चीज और देखें, जब मैं ls-l करता हूँ ना यहाँ पे, जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls-l कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हमने डिटेल में देखना हो चीज़ों को तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ls और -l लगा दें यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि आपके पास अभी कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं फाइल बना लेता हूँ वैसे, टच फाइल 2 फाइल 3 भी बना लेता हूँ यहाँ पे। हम 2-3 डायरेक्टरी वो भी बना लेते हैं यहाँ पे, m का dir डायरेक्टरी x डायरेक्टरी y, ठीक है भाइयों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ls-l कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये शो करवाना चाह रहा था, ये देखो यहाँ पे शुरू में dd आ रहा है ना, यहाँ पे शुरू में d आ रहा है, इसका मतलब ये फोल्डर है या डायरेक्टरी है मेरी। और जिसके शुरू में d नहीं आ रहा, वैसे हाइफन आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरी फाइल्स हैं। तो अगर आपने इसी से चेक करना हो कि आपके डायरेक्टरी कौन सी होती है, फाइल्स का किस तरह चलेगा, तो आप इस तरह भी देख सकते हो। जिसके शुरू में d आ रहा है वो आपके फोल्डर्स होंगे, या उसको डायरेक्टरी भी हम कहते हैं। जिसके शुरू में d नहीं आ रहा, सिर्फ हाइफन आ रहा है, तो वो हमारी फाइल्स होंगी। कंट्रोल L कर लेते हैं इसको, ट्री कमांड चलाता हूँ। अब मैं डायरेक्टरी 1 को क्या करना चाहता हूँ, टार करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फाइल जो और डायरेक्टरी हैं, मैं इसको एज अ सिंगल फाइल ट्रीट करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे जितनी भी डायरेक्टरी हैं ये सारी मिलके कंप्रेस हो क्या बन जाए, एक सिंगल फाइल बन जाए मेरे पास, टार हो गए। तो मुझे यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी। तो कमांड यहाँ पे रन करते हैं, टार -cvf ये चलाना है आपने, ठीक है। सी का मतलब होता है क्रिएट कर दो, ठीक है। तो अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना तो एक्सट्रैक्ट के लिए फिर आपको यहाँ पे xvf चलाना पड़ेगा। एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट कर दो। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, टार को बना रहे हैं चीजों को। अभी हम यहाँ पे सी बनाएंगे, टार cvf -cvf, और अब आपने इसको नेम देना है। तो मैं कहता हूँ ये मेरे बंदो डायरेक्टरी 1 डॉट टार, ये नेम रख दो, ठीक है। जब हम लिंक क्रिएट कर रहे थे ना, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक, तो वहाँ पे जो इसका नेम हम रखते थे वो उसको लास्ट में देते थे, और जो ओरिजिनल फाइल होती थी उसको पहले हम लिखते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे जो जिसको हमने टार करना है उसको लास्ट पे लिखेंगे, जिस तरह डायरेक्टरी 1, और जो उसका न्यू नेम हमने देना है बनने के बाद वो हम पहले देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, और कोई यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने लिख दिया टार कर दो, किसको करना है, डायरेक्टरी 1 को, उसका नेम रख दो ये वाला डायरेक्टरी 1 डॉट टार। एंटर किया, ये देखो मुझे बता रहा है कि हो गया है आपका काम, ठीक है। ls करता हूँ तो ये देखो डायरेक्टरी 1 डॉट टार भी मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास डायरेक्टरी 1 है ना, उसके अंदर जो मल्टीपल फाइल्स हैं अब वो एज अ सिंगल फाइल ट्रीट होंगी।
तो मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ls-l करें तो ये देखो मेरे पास सिंगल फाइल बन चुकी है, ठीक है, directory1.tar मेरे पास बन चुका है। अब अगर आपने इसको जिप भी करना है, इसका फाइल साइज भी कम करना है, कंप्रेस भी करना है, तो आप मजीद इसको जिप भी कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड होती है gzip। जिसको करना है उसका नाम लिखेंगे directory1. इसको ही करेंगे हम, ठीक है, इसको कंप्रेस करेंगे gzip directory1.tar लिख दिया हमने, एंटर करें तो हो चुका है। अब दोबारा ls-l करके देखें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे इसका फाइल साइज देखें, यहाँ पे कितना है 10242 का फाइल साइज है, और यहाँ पे उसका फाइल साइज कम होकर 200 हो गया। तो इस तरह आप चीज़ों को टार करने के बाद उसको साइज कम करने के लिए कंप्रेस भी कर सकते हो, जिप भी कर सकते हो। आप फर्ज कर लें आपने मल्टीपल डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स को टार कर लिया, टार बनाने के बाद आपने उसको कंप्रेस भी कर लिया। अब आपने वो फाइल किसी को सेंड कर दी, सिंगल फाइल, अब जिसके पास वो पहुंचेगी वो उसको एक्सट्रैक्ट भी करेगा, दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा, ठीक है। तो कैसे लाएगा, आप पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा। तो अनजिप की कमांड क्या होती है, जिप की कमांड होती है gzip, अनजिप की कमांड होती है g-unzip। जी अनजिप करेगा और जिसको अनजिप करना है उसका नाम लिखते हैं directory1.tar.gz, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये मेरा अनजिप हो चुका होगा। ls-l करें तो देखो उसका फाइल साइज दोबारा से क्या हो गया, वही हो गया, ज्यादा होकर दोबारा वही हो गया, ये वाला, ठीक है। अब मैंने इसको अनजिप कर लिया। अब इस यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपने इसको दोबारा जो directory1.tar है इसको आपने दोबारा अनटोर करना है तो आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक और बेनिफिट होता है, बेनिफिट इसका ये होता है कि फर्ज कर लें आपके पास directory1 जो है ना वो डिलीट हो जाती है, तो इसको डिलीट करके देख लेते हैं, rm-rf, और मैं कहता हूँ कि directory1 को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा करो directory1 को रिमूव कर दो। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ रिमूव कर दो, directory1 को एंटर करता हूँ तो रिमूव हो चुका है। Ctrl-L करते हैं, ls करते हैं तो यहाँ पे देखो मेरे पास directory1 रिमूव हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उसकी जो टॉर फाइल है ना वो पड़ी हुई है मेरे पास। तो अगर आप directory1 को रिमूव भी करते हैं लेकिन उसकी टॉर फाइल पड़ी हुई आपके पास तो कोई मसला नहीं होता, आप दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप उसको ये कमांड चलाएंगे, देखें एक्सट्रैक्ट वाली, ये जहाँ मेरा माउस है, tor.xvf, tor-x, जब क्रिएट किया था तो सी लगाया था, सी का मतलब क्या था, क्रिएट कर दो। अब हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्स लगाएंगे, xvf, और यहाँ पे जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है उसका नाम लिख दो directory1.tar। मैं कहता हूँ इसको जो ना एक्सट्रैक्ट कर दो, एंटर किया, उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ls करें तो देखो आपको directory1 दोबारा से रिकवर हो चुकी है, नजर आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्री कमांड भी चला सकते हैं, तो यहाँ भी आपको एक पूरी हायरार्की में नजर आ जाएगा कि आपकी कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई, जो भी चीज डिलीट हो गई थी वो आपने उसको सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास कि लिनक्स के अंदर किसी चीज़ को टॉर करना है, अनजिप करना है, जिप करना है, फाइल साइज काम करना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने लैब कंप्लीट होने के बाद मेक श्योर करना है कि अगर आप अपने अकाउंट से लैब कर रहे हो, जहाँ से मैंने अपने अकाउंट से EC2 बनाया हुआ था, तो आपने इसको क्या करना है, टर्मिनेट भी करना है, ठीक है। अगर आप टर्मिनेट नहीं करोगे चलता रहेगा तो फिर आपको बिल आएगा। लेकिन अगर आप किसी अकेडमी से कर रहे हो, किसी अकेडमी के अंदर आपने आपका LMS मिला हुआ किसी अकेडमी की तरफ से, तो फिर आपको बेशक टर्मिनेट ना भी करो तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर लिमिटेड टाइम पीरियड चीज़ें टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से करो, जिसमें मैं अपने अकाउंट से कर रहा हूँ, तो मुझे इसको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, वरना मुझे बिल पड़ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको टर्मिनेट ना भी करता तो मुझे बिल नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरे पास ना कुछ क्रेडिट्स पड़े हुए हैं। लाइक यहाँ मैं आता हूँ, मैं बिलिंग सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आएगा क्रेडिट्स के नाम से, ये देखें, ये बिलिंग सेक्शन होता है हमारा, बिलिंग, पेमेंट्स, क्रेडिट्स, परचेज ऑर्डर्स, कॉस्ट, यूजर रिपोर्ट, तो ये सारी इसको हम पढ़ेंगे। कॉस्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, सेविंग प्लान्स क्या होते हैं, तो इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो मेरे पास क्या क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, मैं क्रेडिट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, 224 क्रेडिट्स हैं मेरे पास, इतने डॉलर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है।
और मुझे जो है ना यहाँ पे मैंने कुछ यूज़ भी किए हैं, $0.19 मैंने यूज़ किया है। तो ये मैंने यूज़ कहाँ पे किया है, एक्चुअली जो बिल आता है ना आपके अकाउंट के अंदर, तो अगर आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं तो आप इसको यहाँ से पे कर सकते हो। ये क्रेडिट्स आपको AWS की तरफ से ही मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह AWS के डिफरेंट वेबिनार्स होते हैं और कुछ इनके सेमिनार्स होते हैं, अगर आप उनको ऑनलाइन अटेंड करते हो तो फिर आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं इनकी तरफ से। तो मुझे कुछ मिले हुए हैं 224, मैंने कुछ सुबह ही रिडीम किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने एक्चुअली मेल रीड कर दी है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ मेल दोबारा। हम यहाँ पे स्पैम पे जाते हैं, यहाँ पे उसको जो मैंने बिन में डाली हैं चीज़ें वहाँ पे जाते हैं। तो अभी जिस तरह जाहिद साहब लास्ट टाइम जी, जो ना AWS का एक वेबिनार हुआ था होम डे के नाम से, मैंने उसको अटेंड किया था। मुझे एक मेल आई थी, वहाँ पे मुझे जो है ना वो कुछ क्रेडिट्स मिले थे, 25 क्रेडिट्स मिले थे। मैंने इसको रिडीम कर लिया। अब यहाँ से रिडीम करते हैं तो आपको जो है ना वो क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप AWS की सर्विस यूज़ कर रहे हो, आपको बिल आ जाता है, तो वो बिल आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से नहीं कटेगा, ठीक है। वो बिल जो है ना यहाँ से वो कट हो जाएगा, आपको जो क्रेडिट्स हैं वो यूज़ होंगे यहाँ पे।